सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में। सो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे थियोडोलाइट, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने काफ़ी कुछ पढ़ा था कि थियोडोलाइट क्या होता है, इसके यूज़ क्या होते हैं और कैसे हम थियोडोलाइट की रीडिंग को पढ़ सकते हैं। तो ये सब हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। जिस बच्चे ने भी ये वीडियो ना देखा हो, पहले वो जाके पहले की वीडियो देखें, तब इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। चले, तो आज का जो हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ अ थियोडोलाइट। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अपने इस थियोडोलाइट को एडजस्टमेंट करने के लिए हमारे पास दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना, दो टाइप होता है, जिसमें कि पहला टाइप है हमारा फर्स्ट इज टेम्परेरी एडजस्टमेंट एंड सेकंड वन इज परमानेंट एडजस्टमेंट। इसको बोलते हैं अस्थायी समायोजन, और ये होता है हमारा नीचे वाला परमानेंट स्थायी समायोजन। चलिए, अपने डिप्लोमा भाइयों के लिए भी हम लोग हिंदी में समझते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होता है। जब हम अपने थियोडोलाइट से किसी भी सर्वे को करते हैं तो उसके लिए हमें टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। परमानेंट एडजस्टमेंट हम लोग तभी करते हैं जब हमारे फंडामेंटल एक्सिस के बीच की रिलेशनशिप बिगड़ गई होती है। ठीक है ना, फंडामेंटल एक्सिस क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो जब उनके बीच का रिलेशन सही नहीं होता है तब हम लोग परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं, वरना अदरवाइज हम लोग अपने किसी भी सर्वे काम को स्टार्ट करने से पहले थियोडोलाइट का टेम्परेरी एडजस्टमेंट जरूर करते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। फर्स्ट हेडिंग टेम्परेरी एडजस्टमेंट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपने टेम्परेरी एडजस्टमेंट में हम लोगों को तीन प्रोसेस करना होता है। फर्स्ट होता है सेंटरिंग, सेकंड होता है लेवलिंग एंड थर्ड होता है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स। ठीक है, सेंटरिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लेवलिंग होता है अपना समतलन, और इसको हम लोग बोलते हैं लंबन का निराश। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंटरिंग क्या होती है। तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं सेंटरिंग। जैसा कि जब हम लोग ने लेवलिंग पढ़ा था तो लेवलिंग के समय भी हम लोग सेंटरिंग, लेवलिंग और एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स पढ़ा था। ठीक है, सेम टू सेम गाइस इसमें भी वैसा ही होता है कि हम लोग थियोडोलाइट को अपने स्टेशन खूंटी के ऊपर ठीक ऊपर रखते हैं और अपने प्लम बॉब की मदद से क्या करते हैं, इसकी सेंटरिंग करते हैं। तो प्लम बॉब की मदद से हम लोग इसकी सेंटरिंग करते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं, ऐसे समझिए कि ये अपना
स्टेशन है, स्टेशन का नाम है P, ठीक है, इसको P। यहाँ पे हम लोग अपने स्टेशन P पे एक क्रॉस खींच लेते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग अपने थियोडोलाइट को ऐसे स्थापित करते हैं, ऐसे सेट करते हैं, ठीक है गाइस। ये आपका रहा थियोडोलाइट, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए टेलीस्कोप लगा हुआ है। अब इस थियोडोलाइट का क्या करते हैं, नीचे प्लम बॉब हम यहाँ पे ऐसे लटकाते हैं। ये अपना प्लम बॉब होता है कि इस स्टेशन खूंटी के ठीक ऊपर ये प्लम बॉब आए। जब ये प्लम बॉब ठीक ऊपर आ जाता है तो इसको हम लोग, इस प्रोसीजर को हम लोग सेंटरिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग थियोडोलाइट की सेंटरिंग करते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग ने ये चीज़ करके भी देखी हुई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अपने नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा लेवलिंग। अब लेवलिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि सबसे पहले सेंटरिंग किया, सेंटरिंग के बाद हमको लेवलिंग करनी होती है। लेवलिंग का मतलब है कि अपने जो थियोडोलाइट है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल में लाते हैं, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन के समक्ष उसको लाते हैं। तो क्या करते हैं कि अपना जो थियोडोलाइट होता है इसमें हम लोगों के 3 स्क्रू लगे होते हैं ना। एक स्क्रू ये होता है, एक ऐसा, एक यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग बबल ट्यूब को इनका नाम दे देते हैं। ये अपना A, ये B और ये है C। इस चीज़ को भी हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा हुआ है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, अपने बबल ट्यूब को A और B के पैरेलल में लेकर आते हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा बबल। अब इस बबल को हम लोगों को सेंटर में लाना होता है। तो लाने के लिए क्या करते हैं, या तो अपने इस स्क्रू को अंदर की तरफ घुमाएं कुछ इस प्रकार, ठीक है, या तो फिर अपने इस फुट स्क्रू को घुमाना है बाहर की तरफ कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार घुमाने से अपना जो ये बबल है ये लेफ्ट और राइट में मूव करता है, या तो लेफ्ट मूव करेगा या तो राइट मूव करता है। जब ये बबल अपना सेंटर पे आ जाता है तो हम अपने फुट स्क्रू को रोक देते हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद हम लोग A और C के पैरेलल में लेके आते हैं अपने बबल ट्यूब को, ठीक है। अब पुनः क्या करते हैं, A को या तो हम लोग अंदर की तरफ घुमाएं और C को अंदर की तरफ घुमाएं, ठीक, या तो फिर A को बाहर की तरफ घुमाएं और C को भी हम लोग बाहर की तरफ घुमाएं। तो इस प्रकार करने से जो बबल होता है ये जैसे ही सेंटर पर आ जाता है तो अपने हम इस स्क्रू को रोक देते हैं घुमाना। तो इस प्रकार हमारा थियोडोलाइट सेंटर में और लेवलिंग में आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग अपने थियोडोलाइट की लेवलिंग कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अपना है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। अब इसमें हम लोग, इस प्रोसीजर में हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं ये अपना टेलीस्कोप है थियोडोलाइट का, ये आपकी थियोडोलाइट मशीन है, ठीक है। ये अपना टेलीस्कोप लगा हुआ है, यहाँ पे आई पीस होता है, ये अपना आई पीस होता है, और यहाँ पे लगा हुआ इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट पीस, ठीक है बच्चों, ये है ऑब्जेक्ट पीस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पोजीशन पे यहाँ पे अपना डायफ्राम लगा होता है। डायफ्राम कुछ इस प्रकार का हमको दिखाई देता है, ठीक है, इस प्रकार का हमको डायफ्राम होता है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायफ्राम देखने के लिए हम फोकसिंग ऑफ आई पीस करते हैं, ठीक है, फोकसिंग ऑफ आई पीस। तो इसमें सबसे पहले प्रोसीजर होता है फोकसिंग ऑफ आई पीस। तो आई पीस की सबसे पहले हम लोग इसमें फोकसिंग करते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डायफ्राम की लाइंस होती है उसको हम क्लियर देखने के लिए आई पीस को फोकसिंग करते हैं, ठीक है ना। तो अब आई पीस पे हम लोग फोकसिंग करने के लिए जो टेलीस्कोप होता है इसके आगे हम लोग यहाँ पे सफ़ेद कागज़ लगा देते हैं। चलिए इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे सफ़ेद कागज़ लगा देते हैं। तो सफ़ेद कागज़ लगा के हम लोग
आई पीस से हम लोग आगे पीछे इसको तब तक हम यहाँ पे लगा जो हमारा फुट स्क्रू होता है, ये देखिए यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, ठीक है ना, इसको गोल गोल घुमाते हैं। अब गोल गोल घुमाने से क्या होता है, जो ये डायाफ्राम की इसमें लाइन होती है, ये लाइन, ठीक है ना, ये लाइन जो होती है अपनी, ये हमें क्लियर दिखाई देने लगती हैं, ठीक है ना। जब ये क्लियर दिखाई देने लगती हैं तो हम लोग इसको आई पीस की फोकसिंग कहते हैं, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट इसमें आता है फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस, ठीक है, सेकंड है इसमें फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस। अब ऑब्जेक्टिव पीस की फोकसिंग करनी होती है हमको। अब इसके लिए क्या करते हैं, वापस हम लोग आते हैं अपना टेलीस्कोप, ये है हमारा मान लीजिए टेलीस्कोप। इस चीज़ को भी हम लोगों ने लेवलिंग जब पढ़ी थी तो लेवलिंग के समय हमने इस चीज़ को भी बहुत अच्छे ढंग से समझाया था, ठीक है। तो लेकिन इस चीज़ को चलिए दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये अपनी थोडोलाइट मशीन है, इसके ऊपर यहाँ पे दूरबीन लगी है। अब इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, ठीक है, फोकसिंग स्क्रू बोलते हैं इसको। अब जिस मान लीजिए ये अपना पॉइंट पी है और यहाँ पे अपना स्टाफ लगा हुआ है, ठीक है ना, ये हमारा स्टाफ है। अब स्टाफ को देखने के लिए क्या करते हैं, जब हमको फोकसिंग और आई पीस से हमको डायफ्राम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हम लोग इस फोकसिंग स्क्रू से ऑब्जेक्ट पीस से देखते हुए अपना स्टाफ देखते हैं, ठीक है ना, अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं। और जब तक इस स्क्रू से हमें घुमाते, इस स्क्रू को हम घुमाने पे हमें ये जो फोकसिंग पीस से जब तक ये ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देने लगता तब तक इसको हम लोग फोकसिंग स्क्रू को घुमाते हैं, ठीक है। जैसे ही साफ दिखाने लगता है तो इसी को हम लोग फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार हम लोग फोकसिंग ऑफ एलिमिनेक्स करते हैं। चलिए, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलक्स हो जाता है। चलिए अब आते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग स्टार लगा देते हैं, ठीक है, ऊपर लिख भी देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, यह है अपना मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल। जैसा कि हम लोग ने यूसेस पढ़ते समय जब थियोडोलाइट के यूज़ पढ़ा था कि थियोडोलाइट का क्या उपयोग होता है, तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था कि थियोडोलाइट से हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस पे आते हैं कि हॉरिजॉन्टल एंगल को मेज़र कैसे करते हैं। तो चलिए, अब इसके भी हम लोगों के 3 मेथड होते हैं, 3 प्रकार के मेथड होते हैं। उस मेथड से हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल को मेज़र करते हैं। सबसे पहला मेथड होता है ऑर्डिनरी मेथड। ऑर्डिनरी मेथड, इसी को हम लोग जनरल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हिंदी में बोलते हैं सामान्य विधि। ये हो गया पहला मेथड। सेकंड मेथड होता है अपना रिपीटेशन मेथड। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग आवृत्ति विधि। एंड थर्ड मेथड है अपना रिटेरेशन मेथड। और हिंदी में इसको बोलते हैं पुनरावलोकन विधि। तो ये अपनी 3 मेथड होते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल को मेज़र करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग अपना फर्स्ट मेथड पढ़ते हुए चलते हैं। फर्स्ट मेथड है जनरल मेथड। चलिए, तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये अपना पॉइंट P है और यहाँ पे कहीं पॉइंट अपना
क्यू है, ठीक है, ये पॉइंट क्यू है। और इस पॉइंट आर पे हम लोग ने अपना थियोडोलाइट को इंस्टॉल किया है। इस पॉइंट पे अपना थियोडोलाइट इंस्टॉल है, ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं। चलिए समझ जाइएगा, ये पॉइंट आर जो है यहाँ पे थियोडोलाइट लगा हुआ है। अब हमको हॉरिजॉन्टल पी, पॉइंट पी से और पॉइंट क्यू के बीच का एंगल फाइंड करना है। मतलब कि हमको ये एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल कितना है, ठीक है। पी से क्यू के बीच का एंगल हमको फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अब एक एक प्रोसीजर को समझते हुए चलते हैं। पहला प्रोसीजर होता है अपना कि हम लोग इस थियोडोलाइट को अपने पी क्यू आर के लिए बिंदु जो अपना पॉइंट आर है इस पे हम लोग स्थापित करते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो अपना पॉइंट आर है, इस पॉइंट आर पे अपने इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल करते हैं। अब क्या करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि थियोडोलाइट में दो प्रकार की प्लेट लगी होती है, ठीक है। एक प्लेट होती है निचली प्लेट, और इसी के जस्ट ऊपर लगी होती है ऊपरी प्लेट, ठीक है ना। ऊपरी प्लेट में यहाँ पे एक स्क्रू होता है, क्लैंप स्क्रू। उसी प्रकार निचली प्लेट के लिए भी, बॉटम प्लेट के लिए भी क्लैंप स्क्रू लगा होता है। क्लैंप स्क्रू का काम ये होता है कि जैसे ही हम क्लैंप स्क्रू को कस देते हैं तो निचली वाली, मतलब नीचे की जो बॉटम प्लेट है, इसका मूवमेंट होना बंद हो जाता है। और वैसे ही जब ऊपर की प्लेट को हम क्लैंप स्क्रू को कस देते हैं तो ऊपर की प्लेट का मूवमेंट होना बंद हो जाता है, ठीक है गाइस। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो अपनी ऊपरी प्लेट है, ये वाली प्लेट, इस प्लेट को हम लोग इसके क्लैंप स्क्रू को ढीला कर देते हैं, ठीक है। और ढीला करने के बाद क्या करते हैं, जैसा कि लास्ट टाइम हमने बताया था कि ये अपनी मेन स्केल होती है। चलिए एक एक चीज़ समझते हुए चलते हैं अच्छे से, ठीक है। ये मेन स्केल होती है, ठीक है। तो मेन स्केल होती है निचली वाली प्लेट। निचली वाली प्लेट ये होती है मेन प्लेट। ऊपरी वाली प्लेट जो होती है ये होती है वर्नियर प्लेट, ठीक है। ये मेन प्लेट है, ऊपर वाली वर्नियर प्लेट है। मेन प्लेट जो होती है 0 डिग्री से स्टार्ट होती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है 90 डिग्री, ये होता है आपका 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और वापस यहाँ पे 0 डिग्री की जगह 360 डिग्री होते हैं। अब इसी में यहाँ पे एक प्लेट जो ऊपरी प्लेट है ये कहलाती है वर्नियर ए प्लेट, और इसी प्रकार यहाँ पे जो प्लेट होती है ये कहलाती है वर्नियर बी प्लेट, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ रीडिंग होती हैं अपने, ठीक है। वैसे रीडिंग यहाँ पे भी होती हैं कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार अपना थियोडोलाइट में प्लेट में रीडिंग ग्रेजुएशन होते हैं, ठीक है गाइस। अब क्या करते हैं कि ऊपरी प्लेट को हम लोग इसके क्लैंप स्क्रू को ढीला कर देते हैं। तो अब ऊपरी प्लेट अपनी क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऊपरी प्लेट को हम मूव कराते हैं और वर्नियर ए के मेन स्केल के 0 के बराबर ले आते हैं। मतलब जो मेन स्केल का ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के सामने हम लोग वर्नियर ए प्लेट के, मतलब इस प्लेट के हम लोग 0 डिग्री को सामने ले आते हैं, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मेन स्केल का 0 डिग्री के सामने वर्नियर ए का 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब समझ में आएगा तो इस प्रकार हम लोग ऐसा मूवमेंट करते हैं ऊपरी प्लेट का कि वर्नियर ए प्लेट का 0 और मेन स्केल का 0 सामने आ जाए। अब इस तरह लाने पे हम लोग ऊपरी और निचली दोनों ही क्लैंप को कस देते हैं, ठीक है। मतलब कि वर्नियर प्लेट के क्लैंप को और मेन स्केल के क्लैंप को कस देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो ऊपरी क्लैंप के स्लो मोशन स्क्रू होता है, इसी क्लैंप स्क्रू के पास, ये जो इस क्लैंप स्क्रू है, इसी स्क्रू के पास हम लोगों का स्लो मोशन स्क्रू लगा होता है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, स्लो मोशन स्क्रू ये होता है, ठीक है। अब इस मोशन स्क्रू से हम क्या करते हैं कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के शून्य, मतलब दोनों के 0 जो अपनी रीडिंग है उसको हम लोग एक दूसरे के सामने बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से लेके आते हैं, ठीक है। तो अब जब दोनों ही अपने सामने 0 0 आ जाता है तो इसके बाद क्या करते हैं कि हम दोनों ही वर्नियर ए और वर्नियर बी की रीडिंग को पढ़ते हैं। वर्नियर ए पे जो रीडिंग आती है वो होती है 0 डिग्री, ठीक है। वर्नियर
ए के सामने 0 आ जाता है और वर्नियर बी के सामने 180 डिग्री आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वर्नियर बी सामने है तो 180 डिग्री आ जाता है और वर्नियर ए पे 0 डिग्री आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाली प्लेट को ढीला करते हैं। ठीक है, अब मेन स्केल का जो क्लैंप स्क्रू है इसको हम लोग ढीला करते हैं और ढीला करते ही हम लोग दूरबीन की सहायता मतलब टेलीस्कोप की मदद से बिंदु पी को देखते हैं। जैसा कि ये देखिए, बिंदु पी को सबसे पहले टेलीस्कोप को हम बिंदु पी की तरफ घुमाएंगे और बिंदु पी को देखेंगे। ठीक है, अब जब पॉइंट पी हमको दिखाई देने लगता है तो हम लोग मेन स्केल के क्लैंप स्क्रू को कस देते हैं और फिर स्लो मोशन स्क्रू की हेल्प से पॉइंट बी को एग्जैक्टली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, जो स्लो मोशन स्क्रू है उसकी हेल्प से हम लोग टेलीस्कोप के डायाफ्राम से पॉइंट बी को एग्जैक्टली बाइसेक्ट करते हैं। अब इसके बाद वर्नियर ए और बी की जांच करते हैं। फिर से वर्नियर ए और बी दोनों ही 0 डिग्री और 180 डिग्री के सामने ही होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद ऊपरी क्लैंप को हम लोग ढीला करते हैं, मतलब कि वर्नियर प्लेट के क्लैंप स्क्रू को भी हम लोग ढीला कर देते हैं। अब ढीला करने पे क्या होगा कि जो वर्नियर प्लेट है, ये जो अपनी वर्नियर प्लेट लगी होती है ये ऊपरी प्लेट होती है। ठीक है, अब इसको जब ढीला करेंगे तो इसको जब मूव करेंगे तो ये रीडिंग आगे पीछे हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, वर्नियर प्लेट जैसे ही अपनी ढीली होती है इसके बाद हम लोग टेलीस्कोप को घुमाते हुए, मतलब टेलीस्कोप पहले अपना छोटू लैटसम टेलीस्कोप की डायरेक्शन ये है, अब इसको हम लोग इस धर की तरफ घुमाएंगे। ठीक है, और टेलीस्कोप को पॉइंट क्यू के सामने लेके आएंगे। जैसे ही पॉइंट क्यू के सामने अपना टेलीस्कोप आ जाता है तो फिर हम लोग क्लैंप स्क्रू को कस देते हैं और स्लो मोशन स्क्रू की हेल्प से पॉइंट क्यू को एग्जैक्टली बाइसेक्ट फिर करते हैं। जैसे ही एग्जैक्टली बाइसेक्ट कर लेते हैं, अब वर्नियर ए और वर्नियर बी की रीडिंग को पढ़ते हैं। ठीक है, वर्नियर ए का जो रीडिंग आती है वो एंगल पी आर क्यू का मान होता है। ठीक है, पी आर क्यू की वैल्यू होती है। ठीक है, पी आर क्यू की वैल्यू आती है। अब वर्नियर बी के भी रीडिंग को हम पढ़ते हैं और उसमें से 180 डिग्री घटा देते हैं। तो 180 डिग्री घटाने पे वर्नियर बी की जो भी मानो रीडिंग आई, वर्नियर बी की जो रीडिंग आती है, रीडिंग में से हम लोग -180 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो रीडिंग आती है वो अपनी एंगल पी आर क्यू के मान के बराबर आती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग अपने वर्नियर ए वर्नियर बी से हम लोग रीडिंग निकाल लेते हैं जिससे हमें एंगल पता चलता है। अब इसके लिए क्या करते हैं कि वर्नियर ए और वर्नियर बी की जो रीडिंग आती है, ठीक है, वर्नियर ए एंड वर्नियर बी की जो भी रीडिंग आती है उसका हम लोग औसत ले लेते हैं। माना कि वर्नियर ए की रीडिंग आई x और वर्नियर बी की रीडिंग आई y। ठीक है, तो इसका औसत निकालते हैं x + y/2। तो ये जो रीडिंग आती है ये अपना एंगल होता है, PQR का एंगल यही होता है। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अपना एंगल मेज़र कर लेते हैं। अब इस मेथड को जो हम पूरा मेथड करते हैं तो इसमें जैसा कि अभी हम लोग ने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो अपना थियोडोलाइट का वर्टिकल सर्किल होता है, वर्टिकल सर्किल अगर हमारी राइट साइड होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट फेस ऑब्जर्वेशन। तो मान लेते हैं कि अपना वर्टिकल सर्किल राइट फेस में था और राइट फेस में लग के हम लोग ने इस पूरे प्रोसेस को किया। अब इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल सर्किल को लेफ्ट साइड घुमा लेते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन। वर्टिकल सर्किल अगर हम लोग इसको लेफ्ट साइड घुमा लें तो इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन। अब वर्टिकल सर्किल को हम लोग लेफ्ट फेस में घुमा के वापस इस पूरे प्रोसेस को सेम टू सेम इसी प्रकार करते हैं। अब जो भी हमें उसमें एंगल मिलता है तो राइट साइड के एंगल को राइट साइड में लिए निकाले हुए एंगल को और लेफ्ट साइड के निकाले हुए एंगल का हम लोग फिर से एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इसका एवरेज हम लोग निकाल लेते हैं। इन दोनों का एवरेज निकालने पे जो वैल्यू आती है यही हमारी एंगल
पी आर क्यू की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार हम लोग अपने हॉरिजॉन्टल एंगल को मेज़र कर लेते हैं। ये जो एंगल होता है थीटा, ये हमारा इस प्रकार निकल आता है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको अभी भी समझ में ना आए कि वर्टिकल साइकिल है क्या, किस तरह इसको घुमाते हैं। तो इसके लिए हम लोग आपके लिए एक थियोडोलाइट का छोटा सा एक डेमो वीडियो बना देंगे कि थियोडोलाइट कैसा होता है, कैसा दिखता है और क्या उसके पार्ट्स होते हैं और क्या उनका वर्किंग प्रोसीजर होता है। तो उसके बाद आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप गाइस को आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ अगर आप इसको नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस।